जिले में किस प्रकार टिकटों का वितरण हुआ? परिवारवाद की पराकाष्ठा, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, चमचागिरी की पराकाष्ठा है, कार्यकर्ता को अपमानित करने की पराकाष्ठा है। कहीं किसी को सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया गया कि वो उसकी बेटी है, कहीं किसी को सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया कि वो उसकी बहू है। तो फिर महिला कार्यकर्ताएं क्यों हैं? ये महिला मोर्चा क्यों है? महिला मोर्चा को समाप्त कर देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता जितेंद्र गौड़, और लगभग 30 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता हूं और 18-20 वर्षों से तो मैं कह सकता हूं कि पार्टी ने लगातार मुझे कुछ ना कुछ दायित्व दिए हैं। मैं मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, यूथ तक की जिम्मेदारी संभाल चुका हूं, प्रदेश में भी काम कर चुका हूं, जिले स्तर पर भी काम कर चुका हूं, मंडल स्तर पर काम कर चुका हूं, बूथ स्तर पर काम कर चुका हूं। पार्टी का एक बहुत ही सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले तो मित्रों, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि आज जो मैं बात यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से कहने जा रहा हूं वो मुझे रखनी तो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चाहिए थी, पार्टी के फोरम पर रखनी चाहिए थी, परंतु तो आज बहुत दुखी मन से साथियों, बहुत दुखी मन से मैं देश के अपने आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी से, और जिन्हें आफ्टर सुषमा जी अगर मैं किसी को मन से अपना लीडर मानने लगा तो वो माननीय गृह मंत्री हमारे श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, मैं आप तीनों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता को किसी भी मंच पर खड़े होकर यह कहने का अधिकार नहीं है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। मैं आज इन्हीं दो मुद्दों पर आपसे निवेदन करने आया हूं, एक परिवारवाद और एक चाटुकारिता, चापलूसी। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद का 98 से लेकर 2004 जब सत्ता में रहे वो समय भी हमने देखा है, और 2014 के बाद से जब से माननीय हमारे प्रधान सेवक श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो यह समय भी हम देख रहे हैं। एक नए बदलाव की राजनीति शुरू हुई है, देश को आगे ले जाने की बात शुरू हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यह भी एक सत्य है कि इस वक्त अगर किसी की सीधी सीधी हत्या करी जा रही है तो वो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। हम दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाते हैं और हमारी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है? आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, बारंबार आग्रह कर रहा हूं, आज के बाद हम परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर बोलते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। दुख हो रहा है ये मुझे कहते हुए, बहुत दुख हो रहा है, मगर ये सच्चाई है। मैं इतना छोटा नहीं हूं कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर बात करूं, परंतु जिस जिले का मैं कार्यकर्ता हूं, जिस जिले में पिछले 20, 25, 30 वर्षों से मैं काम करता आ रहा हूं, जहां की मैं शायद ये तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ मैं ही जानता हूं, परंतु बहुत बारीकियां मैं जानता हूं, उस जिले में किस प्रकार टिकटों का वितरण हुआ? परिवारवाद की पराकाष्ठा, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, चमचागिरी की पराकाष्ठा है, कार्यकर्ता को अपमानित करने की पराकाष्ठा है। कहीं किसी को सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया गया कि वो उसकी बेटी है, कहीं किसी को सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया कि वो उसकी बहू है। तो फिर महिला कार्यकर्ताएं क्यों हैं? ये महिला मोर्चा क्यों है? महिला मोर्चा को समाप्त कर देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। और विडंबना देखिए मित्रों,
विश्लेषण तो मैं चाहे तो पूरी दिल्ली की 250 सीटों का कर सकता हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी का, परंतु एक बहुत ही हास्यास्पद बात आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि महिला मोर्चा को तो बंद ही कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? जहां महिला कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता था, वहां या तो किसी की बहू को टिकट दिया गया, किसी की पत्नी को टिकट दिया गया, या किसी की बेटी को टिकट दिया गया। वहां महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। जहां पर दे सकते थे वहां महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, और जहां पर जेंट्स कार्यकर्ता को टिकट देना था वहां पर महिला कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। और वो भी ऐसे कार्यकर्ता को, कोई मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ी कार्यकर्ता हो या उनका बहुत नाम हो। सब पार्टी के चेहरे पे जीतने वाले, तो पार्टी के चेहरे पे कोई कार्यकर्ता क्यों ना जीते? बहुत दुख की बात है साथियों, बहुत दुख की बात है। जेंट सीट पर महिला को टिकट, जेंट सीट पर महिला को टिकट दे सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण कहीं कोई हो नहीं सकता। मगर ये कहने के लिए है सिर्फ। वहां टिकट सिर्फ इसलिए दी जाती है, अरे भाई बढ़िया सीट है, अपने प्यादे को सेट करना है। भाजपा के चाहे वहां कितने ही सीनियर कार्यकर्ता बैठे हों, भाजपा के चाहे वहां एक से एक अच्छे कार्यकर्ता बैठे हों, परंतु उनको छोड़कर जेंट सीट पर महिला को चुनाव लड़वाया जाएगा। यह पराकाष्ठा है। मेरा पुनः हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है, अब हम किसी मंच पर परिवारवाद के खिलाफ की बात ना करें। परिवारवाद हमारी पार्टी में भी पूर्ण रूप से है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। बड़े नेताओं से लेके और आज नीचे दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जब ये टिकटें बटी तो उसके बाद पता चल गया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कार्यकर्ता को मूर्ख बनाया जाता है, और कार्यकर्ता भी जो बरसों बरस से लगा रहता है ना मेरे जैसा मूर्ख, वो छोड़ भी नहीं पाता। नेता तो बहुत जल्दी बदल लेते हैं, मगर कार्यकर्ता, क्योंकि उसके अंदर पार्टी रच बस चुकी होती है, उसके खून में बस चुकी होती है। कभी कभार हमारे मन में ये आ जाता है कि हम अब तो हो जाता है, लेकिन हम याद रखें कि हमारे बराबर के कई दावेदार थे। हम याद रखें कि लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने और 4-4 पीढ़ी के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हमें यह अवसर मिला है। और इसलिए हमारे भीतर का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अहंकार अपने आसपास के सबको दूर कर देता है, और फिर हमें भी आदत हो जाती है नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने की। हमें उससे बचना चाहिए। दूसरा मेरा मुद्दा है माननीय चाटुकारिता, परिक्रमा। दिल्ली में, मैं दिल्ली का हूं इसलिए दिल्ली की बात करूंगा, कोई काम नहीं करना चाहता है। बस एक नेता पकड़ लीजिए, चाहे वो प्रदेश के संगठन में बड़े नेता हों, चाहे वो हमारे एमपी हों, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यालय में बैठने वाले हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हों, मंत्री हों, बस किसी एक को पकड़ लो जी। एक की चमचागिरी, एक की परिक्रमा इतनी जबरदस्त कर लो कि जब टिकट का समय या किसी पद का समय या किसी कहीं की मेंबरशिप लेना हो या कहीं कुछ अधिकार लेने हो, कहीं कोई अच्छी पोस्ट लेनी हो, कहीं मलाईदार पोस्ट पे जाना हो, तो वो एक आदमी हमारी वकालत जबरदस्त तरीके से करेगा। मगर वो कहां जाएंगे जिनका कोई वकील नहीं है? वो कार्यकर्ता कहां जाएंगे जिन्होंने तो सिर्फ पार्टी के लिए काम करा, जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करी? जितने भी बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, जितने भी बड़े बड़े जहां हम अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर सकते हैं, वहां कौन एडजस्ट हो रहे हैं? सिर्फ वो जो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर परिक्रमा करते हैं, जो नेताओं को रोज दिखते हैं। मगर नहीं, लगाए रखना है जी। महिला मोर्चा, फलाना मोर्चा, ढिमका मोर्चा, बूथ के अध्यक्ष की बात, बूथ के अध्यक्ष से बात करेंगे, खंड प्रमुख से बात करेंगे, मंडल अध्यक्ष से बात करेंगे, जिले के अध्यक्ष से बात करेंगे, प्रदेश का अध्यक्ष बताएगा क्या होना है।
कुछ नहीं होना साहब। जिसका लठ मजबूत, जिसका एक नेता, चाहे चाहे वो कुछ भी कर ले, अगर उसका एक नेता उसके लिए अड़ गया तो यहां दिल्ली में सरेंडर हो जाता है 1 मिनट में। कोई मजबूत नेता ही नहीं है दिल्ली में। हम दिल्ली में हारते क्यों हैं? हम दिल्ली में हारते क्यों हैं हर बार? आज इतने वर्षों का हमारा वनवास हो चुका है। हम बिल्कुल यंग थे जब हमने मदन लाल खुराना जी की, साहब सिंह वर्मा जी की और सुषमा जी की सरकार दिल्ली में देखी, 93 से लेकर 98 तक। उसके बाद तो हम दिल्ली में तो विपक्ष में ही हैं। अभी 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं ग्रेटर कैलाश का विधानसभा प्रभारी था। मुझे माननीय तरुण चुग जी ने आदेश दिया कि आप जाकर वहां प्रभारी की हैसियत से काम कीजिए। मैं पूरी विधानसभा का काम देख रहा था। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की जो रैलियां हो रही थी, जो उन्होंने पूरी दिल्ली में 55 रैलियां करी, 55 विधानसभाओं में, उनमें से एक रैली का संयोजक होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। ग्रेटर कैलाश में चिराग दिल्ली गांव में जो सभा हुई उसका संयोजक मैं ही था। अच्छी सभा हुई, सब कुछ हुआ। माननीय गृह मंत्री जी ने इतनी मेहनत करी, 55 सभाएं करी, गली गली गए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, मगर हम जीत तो नहीं पाए। और वहीं हमारे वो जो विधायक प्रत्याशी थे जितने भी, जिन्हें 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार टिकटें मिल चुकी हैं, जो हार चुके हैं 2-2, 3-3 बार, उन सब लोगों को लगा कि ये तो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। अरे ये तो माननीय गृह मंत्री जी का परिश्रम था, आप लोगों का कुछ नहीं उसमें। पार्टी की टिकट कमल का फूल जिसको मिलेगा उसका वजन तो वैसे ही बढ़ जाएगा। उसके बाद आपकी छवि काम करती है, उसके बाद लोग आपको देखते हैं कि आप कैसे कार्य करता है, उसके बाद लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसके बाद लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है या गलत है। चेहरा बता देता है मित्रों। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं। लोग चेहरा देख के पहचान लेते हैं कौन सच्चा है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। माननीय गृह मंत्री जी, आपने 2020 में बहुत मेहनत की थी। आप हर चुनाव में बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप ही का डिसीजन था 2017 में कि दिल्ली के सारे पुराने पार्षदों को आपने एक झटके में उड़ा दिया। कोई और कर नहीं सकता ये काम, और आपने ये लागू करा था इसलिए लोग मान भी गए। वरना दिल्ली वालों पे फैसला छोड़ दीजिए, वो अगर ना अपने हिसाब से अपने चमचों को फिट कर दें तो ये तो हर बार का काम है, ये तो हर बार का काम है। मैं पुनः बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि आज मैं अपनी उस पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं जिसमें मैंने अपना ईमानदारी से समय लगाया है। अपनी ईमानदारी के पैसे, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत, मगर जो भी मैं खर्च कर सका अपनी मेहनत का पैसा लगाया है, बरसों बरस दिए हैं। आज दुख होता है जब इस पार्टी में परिवारवाद, चाटुकारिता, परिक्रमा, चमचागिरी करने वालों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है और उस टैलेंट की हत्या की जा रही है जो टैलेंट सच में हकदार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक मंचों से कहा है कि परिवारवाद और चाटुकारिता के कारण हमारे बहुत से युवाओं के टैलेंट की हत्या हो जाती है। और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में टिकटों के बंटवारे ने, हमारे एमपीओं की मनमर्जियों ने यह बिल्कुल साबित कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आप हैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो गुजरात चुनाव में आपने अपनी भतीजी को टिकट नहीं दिया, जबकि लोग कहते हैं कि वो काम भी कर रही थी पार्टी में, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी भतीजी है इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। ये आपने एक लेवल सेट किया, परंतु यहां दिल्ली में उस आपके पूरे लेवल की धज्जियां उड़ाई गई हैं, धज्जियां उड़ाई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अब कृपया करके कहीं परिवारवाद की बात, तो कम से कम परिवारवाद पर भाषण और चाटुकारिता पर भाषण तो देने का अधिकार हमारी पार्टी भी खो चुकी है।
मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मैं सोशल मीडिया पर आकर ये सब बातें कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझे नहीं कहना चाहिए, परंतु हद हो चुकी है, हद हो चुकी है हर बात की। अब कार्यकर्ता जाए तो जाए कहां? घुटा पड़ा है साहब, घुटा पड़ा है कार्यकर्ता। आप आइए मेरे साथ, चलिए, मैं नई दिल्ली जिले के अनेक ऐसे कार्यकर्ताओं से आपको मिलाता हूं जो मन मार के पड़े हुए हैं। किसी को अटैक पड़ गया, किसी के नाक से खून आने लगा, किसी का बीपी बढ़ गया। कार्यकर्ताओं का सत्यानाश कर दिया इन नेताओं ने। 24 घंटे कार्यकर्ता 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 चिल्लाने वाली पार्टी, जब समय आता है किसी को कुछ देने का तो सिर्फ उसी को ढूंढती है जो टेढ़ा है पर मेरा है, चमचाखोर हो, मेरे चप्पल उठाता हो, मेरे जूते उठाता हो, मेरी जिंदाबाद जिंदाबाद करता हो। नहीं है साहब कोई अधिकार हो। पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और सदैव रहूंगा। कहीं नहीं छोड़कर भाग रहा पार्टी। मगर अगर कुछ गलत है तो फिर बोलना तो पड़ेगा। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं बहुत दुखी हूं और दुखी मन से आज मैंने अपनी ये बात रखी है। निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि यदि आप तक मेरा यह वीडियो पहुंचे तो एक बार सोचिएगा जरूर। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।